नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले 10 साल से जिस तरीके से पूरा विपक्ष या कहीं इकोसिस्टम, देखिए जो विपक्ष है ना, वो इकोसिस्टम का एक सबसेट है, उससे छोटा है। इकोसिस्टम का दायरा कहीं व्यापक है। तो वो इकोसिस्टम पिछले 10 साल से प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से इलेक्टोरली सरकार को हटाया जा सके। जब वो उसमें असफल हो जाता है तो बीच बीच में अराजकता का पुट डाला जाता है। जब उसमें भी असफल हो जाता है तो प्रयास ये किया जाता है कि भारत में वो सारे इंस्टीट्यूशन और वो प्रोसेस जिसके तहत सरकारें निर्वाचित होती हैं, उन पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाए, ताकि सरकार की वैधता पर ही सवाल खड़ा हो जाए। इसलिए बार बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाया जाता है। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री डेटा फर्ज करती है, उस पर भी सवाल उठा दो। यहां तक कि सेना पर सवाल उठा दो कि भैया ऑपरेशन सिंदूर में कितने राफेल गिरे हैं। मतलब हर जगह हर इंस्टीट्यूशन के प्रति एक अविश्वास का जो बीज है वो बो दिया जाए, ये पूरा का पूरा प्रयास है। इसी क्रम में जब इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया घोषित करती है तो पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि एसआईआर भारत में पहली बार हो रहा है। पहले भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे भारत में एसआईआर हो चुका है। और एसआईआर का सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है कि जो वोटर लिस्ट है वो एक स्वच्छ वोटर लिस्ट हो, उसमें जितने भी प्रकार के फर्जी वोट है वो हट जाएं। किसी का वैध नाम काटने की कोई प्रक्रिया एसआईआर में नहीं है। एसआईआर किसी की नागरिकता तय नहीं करती है। लेकिन ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिस तरीके से कूदा है, और उसे एकमात्र उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से थी, और वहां पर भी नवनिर्वाचित सीजेआई सूर्यकांत जी जिस तरीके से रोज इकोसिस्टम के एक योद्धा को जिस तरीके से धराशायी कर रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। आज उसके ऊपर बात होगी, और बात होगी कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के एक निर्णय ने, सिर्फ एक निर्णय ने, उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ों जितने भी अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश में लगभग रहना असंभव जैसी स्थिति कर दी है योगी आदित्यनाथ के मात्र एक निर्णय ने, और जो एक तरीके से ब्लूप्रिंट हो सकता है देश के हर लगभग राज्य के लिए। इस पर बात होगी। पहले बात सुप्रीम कोर्ट की। सीजीआई सूर्यकांत ने पहले दिन आते ही अपनी इंटेंशन कैसे क्लियर कर दी थी, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, पीछे जाकर आप उसे देख सकते हैं। अब उसी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर कपिल सिब्बल हो, प्रशांत भूषण हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, सब पहुंचे हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी पिटिशनर एक आम आदमी नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि मेरा वोट कटा है इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट आ रहा हूं अपने फंडामेंटल राइट के लिए और अपनी वोटिंग राइट्स के लिए ना। ये बड़े बड़े संस्थान हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पहुंची हैं। जो कपिल सिब्बल है वो वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, इन सरकारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा जो प्रशांत भूषण है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो कौन चलाते हैं, किस इंटेंशन के साथ चल रही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अभिषेक मनु सिंघवी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नाम की एक संस्था का झंडा लेकर वहां पहुंच जाते हैं कि साहब एसआईआर में बड़ी दिक्कत है, हमें सवाल पूछना है, इस पर रोक लगा दीजिए। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि एसआईआर को लेकर कोई भी हाई कोर्ट कोई भी नई पिटीशन एंटरटेन नहीं करेगी। सबको क्लब कर कर एक साथ एक एक कर कर सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। तो अब पहले सिब्बल साहब की, माफ कीजिएगा, सिंघवी साहब की बात कर लेते हैं। सिंघवी साहब के तर्क क्या थे और क्या जवाब मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या कहीं कुतर्क क्या थे। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि जो एसआईआर है वो राष्ट्रव्यापी नहीं होना चाहिए। मतलब 12 राज्यों में तो लगभग हो ही रहा है, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य में, और एक में हो चुका है, कि भैया किसी एक आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करा लो जहां आपको लगता हो कि फर्जी वोट है। तो सीधा सवाल ये है सिंघवी हिसाब से, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दें जहां सारी लीगल इमिग्रेंट आकर बसते हो, जहां सारे मरे हुए लोग आकर बसते हो, जहां से सारे लोग छोड़ के जा चुके हो। ऐसा तो नहीं है ना। ये प्रॉब्लम तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेड वोटर भी होगा, डुप्लीकेट वोट भी होगा, स्थानांतरित भी होगा, फर्जी वोटर भी होगा। तो भैया आप ये कहते कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा किसी में गड़बड़ नहीं है। और ये एक लंबी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में हो गया, समय दिया जा रहा है। तो क्या दिक्कत है। उसके बाद जो आपके सिंघवी साहब है वो कहते हैं कि भैया बिना किसी रीजन के सब पे सवाल उठाया जा रहा है। तो सिंघवी साहब से एक सवाल है, सवाल किसी पे नहीं उठाया जा रहा, ना किसी पे शक किया जा रहा। आप अपने डॉक्यूमेंट है, 12 डॉक्यूमेंट लिस्टेड है, डॉक्यूमेंट दो, हमें शक तो है ही नहीं भाई।
तुम एक वैलिड डॉक्यूमेंट लाकर दे, तो हमने विश्वास कर लिया, या इलेक्शन कमीशन ने विश्वास कर लिया। इसमें अविश्वास का भाव कहां से प्रकट हो गया? लेकिन बात क्या है ना कि इन लोगों को हर चीज घुमाकर, ये क्या है, इनके हर तर्क, कोई भी वकील वहां खड़ा हो रहा है, इसे नागरिकता से लाकर जोड़ रहे हैं कि भैया ये नागरिकता कैंसिल कर देगा। और कहीं पर भी इलेक्शन कमीशन ये नहीं कहता कि मैं नागरिकता तय करता हूं। नागरिकता तय करने का काम भारत सरकार का है, होम मिनिस्ट्री का है। लेकिन इन सबके तर्क वहीं आकर रुकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर माँ बाप, मान लीजिए कहीं जगह देना पड़ रहा है ना कि अपने माँ बाप की जानकारी दीजिए, वो कौन से वोटर लिस्ट में थे, उनकी जानकारी सार्वजनिक मतलब देनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं देना चाहता हो तो, अब कोई क्यों नहीं देना चाहता, इसका मतलब तो भैया उसे ये संशय है कि उसके माँ बाप शायद यहाँ के थे ही नहीं। अगर कोई प्रोसेस है, सेट प्रोसेस है, तो आपको जो जो जानकारियां मांगी जा रही हैं वो तो आपको देनी ही पड़ेंगी। और कोई आपके सार्वजनिक बैंक खाते नहीं मांगे जा रहे, आपकी कोई सार्वजनिक डिटेल नहीं मांगी जा रही ना। कोई ये तो नहीं पूछ रहा आपकी कितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। भैया जो सार्वजनिक डिटेल है, जो सबको पता है, वही मांगी जा रही है। उसके बाद ये कहते हैं कि भैया जो अनपढ़ लोग हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है। देखिए मेरे घर में हाउस हेल्प से लेकर हर कोई, आसपास आप देखेंगे ज्यादातर लगभग 99.99% ऐसे लोग हैं जिनके पास आज के समय में उन 12 में से डॉक्यूमेंट्स हैं। जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लिस्ट है उसमें लोगों के पास डॉक्यूमेंट है। भैया देखिए मान लो किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ मिला, तो उसके पास सरकारी डॉक्यूमेंट है ना। कोई 10वीं पास है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी कर दिया अब तो कोर्ट ने। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, जाति प्रमाण पत्र है, सबने लगभग बनवाया होता है। 99% लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट होंगे, और जहां 1% है वो भी अपना फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं अलग से, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा यही तर्क कल कपिल सिब्बल की तरफ से भी दिया गया था, परसों यानी। कपिल सिब्बल ने भी यही कहा कि भैया ऐसा है कि इस देश में ना ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, वो वोट कैसे करेंगे, उनकी वो एसआईआर की प्रक्रिया का पार्ट कैसे बनेंगे। तो सूर्यकांत जी ने कहा कि कपिल सिब्बल साहब ऐसा है, आप चुनाव लड़ते हैं दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, दिल्ली से बाहर जाया करिए। बड़े बड़े शहरों में वोटिंग होती है 50%, 60%। गांव में जाओ, वहां होती है 80%, 90%। और वोटर अपने हक के लिए इतना जागरूक है कि भैया वोट डालने आता है। गांव के प्रधानी के चुनाव होते हैं ना, कोई मान लीजिए कोई मजदूर पंजाब में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मैंने तो देखा है उत्तर प्रदेश के लोग, मान लो कोई पंजाब में काम कर रहा है, कोई गुजरात में काम कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में काम, बुलाया जाता है बाकायदा। और एक एक गांव में एक एक व्यक्ति को पता होता है, इस घर में 5 वोट है, 3 मुझे मिलेंगे, 2 उसे मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हर एक पूरी वोटर लिस्ट उसके पास होती है। उसे पता होता है भैया इसमें इतने फर्जी हैं, इतने असली हैं, ये यहां रहता है, ये यहां रहता है कि नहीं रहता है, उसे सब जानकारी होती है। और इसीलिए जो बूथ एजेंट है वो बनाए जाते हैं, ताकि वो पता लगा सके कि उस बूथ पे जो 1000 वोट है, मान ली भारतीय जनता पार्टी है, सपा है, बसपा है, कि ये 1000 वोट है, इसमें से कितने फर्जी, उन्हें सब पता होता है। इसलिए बीएलओ के साथ बीएलए लगाए गए। तो भैया जो आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के आपको कानून बहुत आ जाएगा, लेकिन जो सामाजिक समझ है, ये कॉमन सेंस है ग्राउंड की, देखिए पता ही नहीं सब कुछ है, पता सब कुछ है, लेकिन अपनी बात को जिस तरीके से आगे रखना है और हर चीज को घुमाकर जिस तरीके से इन लोगों ने नागरिकता से जोड़ दिया, जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत बेहतर तरीके से दोनों को बता दिया कि भैया गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, बेवकूफ आदमी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार। आप ये बताइए बिहार के अंदर 65 लाख वोट कटे, एक व्यक्ति आके जो ये कहता हो कि मेरा वोट फर्जी कटा, या आपकी तरफ से आप ये आकर कह दीजिए भैया ऐसा है, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आपत्तियां, कोई दी, आपसे ज्यादा आपत्ति 100 आपत्ति ओवैसी ने दे दी, उसने कह दिया भैया ये, और 100 के 100 नाम जुड़े। और रही बात आधार की, और जो ये लोग कह रहे हैं कि आधार को वैलिड प्रूफ माना जाना चाहिए भारत में रहने का, नागरिकता का माना जाना चाहिए, कोर्ट ने साफ कहा आधार नहीं हो सकता। कारण, अगर भारत में आप 182 दिन रहते हैं, मान लीजिए 182 डेज रहते हैं, तो आपका एक आधार कार्ड बन सकता है। वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वो आपके रहने का, निवास का प्रमाण पत्र है कि हाँ ये व्यक्ति 182 दिन या उससे ज्यादा से भारत में रह रहा है। उसके आधार पे बहुत सारे, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ काम करते हैं, उन्हें काम मिल जाता है, राशन मिल जाता है, तो कोर्ट ने कहा
कि राशन और वोटिंग को आप एक नहीं कर सकते। आधार पे हो सकता है कि आप बाहर से आए हैं, ठीक है, अनुकंपा पे हमने आपको कह दिया चल खाना खा ले, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोट कर सकते। ऐसे तो आप डेमोग्राफी चेंज करेंगे, वोट करेंगे, सरकारें अपने हिसाब से बनाएंगे। अगर ऐसा ही होता तो जितना भी मिडिल ईस्ट है उसके अंदर लगभग 80% आबादी विदेशी वर्कफोर्स की है, लेकिन वहां वोटिंग राइट नहीं मिलता। वो काम करते हैं, खाना मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है रहने का, लेकिन नागरिकता नहीं मिलती और वोटिंग राइट नहीं मिलते। तो उसी स्थिति में इन लोगों को हो सकता है कि आधार बनवा लिया आपने, नेक्सस बनाकर, सिंडिकेट बनाकर, कि कानपुर से पकड़े गए 1.5 लाख, त्रिपुरा से पकड़े गए, महाराष्ट्र से पकड़े गए, कर्नाटक से पकड़े गए, उन सिंडिकेट के माध्यम से आपने बना लिए होंगे आधार कार्ड, लेकिन आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि यह नहीं चलेगा। और जिस तरीके से रोज एक तर्क गिर रहा है, अब इन्होंने क्या तर्क दिया कि भैया आप पश्चिम बंगाल और अलग अलग राज्यों में करा रहे हैं एसआईआर। वो कह रहे हैं भाई तमिलनाडु में तो मानसून आ रहा है, केरल में पंचायत चुनाव है, 4 तारीख से प्रक्रिया शुरू हुई, 4 नवंबर से घोषित कर दिया कि 4 तारीख से दिसंबर तक एसआईआर होगी। पंचायत चुनाव अपने 10 तारीख को क्यों घोषित किए? उसके बाद आप कहने लगे दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में हुआ जी, वहां दुर्गा पूजा में लोग एंजॉय कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं लगा। दुर्गा पूजा को गए हो तो कितना समय हो गया। आप ये तर्क रख सकते हैं कि भैया ऐसा है कि 1 महीने का समय कम है, इसे 1.5 महीने 2 महीने कर दो, लेकिन प्रक्रिया ही कैंसिल हो जाए ये नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट उस मूड में दिख भी नहीं रही है। उसके बाद देखिए असली खेल कब होता है, असली खेल होता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि एसआईआर पे कुछ होने वाला है। कुल मिलाकर एसआईआर पर ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज करेंगे सारे राज्य सरकारों से, पार्टियों से। आरजेडी भी है इसके अंदर, जितनी पार्टीज हैं, क्योंकि उसे लग रहा है शायद यहीं से चुनाव वापस हो जाए, यहीं से कहते, जैसे वो यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं ना, शाम तक गिर जाएगी नीतीश की सरकार, तो उन्हें भी लग रहा है कि ये कपिल सिब्बल ही सरकार गिरवाएगा सुप्रीम कोर्ट से। तो ये, और जितनी ये संस्थान है, इनसे ये वकील पैसा उतारेंगे और कुछ नहीं होने वाला। ये जो प्रक्रिया है ये इसी तरीके से चलेगी। हाँ, थोड़े बहुत इसमें संशोधन हो सकते हैं कि 1 महीने की जगह 2 महीने हो जाए, एक आधा डॉक्यूमेंट घट बढ़ जाए, इससे ज्यादा मुझे इसमें कोई संभावना दिखाई नहीं देती। लेकिन इसके अलावा जो एक खेल हो गया है, वो जिस तरीके से खेल किया है योगी आदित्यनाथ ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ने की जो सरकार है, उसका जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसके जो स्पेशल सेक्रेटरी है अमित सिंह बंसल, उन्होंने एक निर्णय दिया, या कहें सरकार ने एक निर्णय दिया कि अब से उत्तर प्रदेश के अंदर आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जाएगा, और उसके आधार पर जितने डॉक्यूमेंट बने हैं, जिन्हें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाता है, मान लीजिए आपने आधार बनवा लिया, उसके आधार पर आपने एक और डॉक्यूमेंट बनवाया, मतलब आधार बर्थ की डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए एक आधार कार्ड है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1970, उसके आधार पर उसे डेट ऑफ बर्थ मानकर आपने दूसरा डॉक्यूमेंट बनवा लिया। क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ मान्य नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट भी मान्य नहीं है। यानी कि आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जितने भी डॉक्यूमेंट बने हैं, जिन्हें आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जा सकता है, वो सब भी कैंसिल हो गए हैं। यानी कि अब से उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जाए। उसका कारण है, जब आप आधार, और यही तर्क सुप्रीम कोर्ट में दिया जा रहा था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान लिया था, वो भी सिर्फ बिहार इलेक्शन के लिए। दरअसल जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो कोई भी आप ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं देते जहां पर आप ये बता सकें कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ जो मैंने बताई है ये सही है नहीं। मान लीजिए मेरी एक 1970 है, जाके मैं आधार कार्ड वाले, जब आधार कार्ड बनवाने जाऊं, मैं कहूं ऐसे 2 साल घटा दे, नौकरी मिल जाएगी, मैंने 1972 लिखवा दी, लेकिन मैंने उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया, कहीं से मैं कोई अपना 10वीं का मार्कशीट नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। हाँ, मैंने सिर्फ ये कह दिया आधार वाले को भैया फला डेट लिख दे, उसने लिख दी, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया नहीं, तो ये माना नहीं जाएगा। ऐसा ही महाराष्ट्र ने भी किया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने एक और काम कर दिया है, साथ 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 में डिटेंशन सेंटर्स भी बना दिए हैं। देखिए दोनों चीजें समानांतर कैसे चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, साथ में डिटेंशन सेंटर्स बनाए हैं। उन्होंने कहा है हर जिले में जहां भी आपको इलीगल मिलता है उसे डिटेंशन सेंटर में रखो, उसको जो भी प्रक्रिया है वो करो, और जहां का है वहां भेज दो।
अब होगा क्या कि जैसे ही आधार के, और ये सबसे पहले क्या करते थे, जितने भी लीगल आते थे उनका आधार ही बनवाते थे, उसके बेसिस पे फिर राशन कार्ड भी बन जाता था, पैन कार्ड भी बन जाता था, ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाता था, और एक आम भारतीय से ज्यादा भारतीयों ने बना दिया जाता था। आपका बेस डॉक्यूमेंट ही गायब। अब उसके आधार पर जितने डॉक्यूमेंट बने वो गायब। अब आप जाओ दोबारा अथॉरिटीज के पास कि भैया हमें ये डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। अब अथॉरिटी आधार को तो मानेगी नहीं, लेकिन वो ये कहेगी भैया तुम्हारा जन्म कहां हुआ, जी साहब मेरा मुरादाबाद में हुआ, अच्छा जाओ जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, किस हॉस्पिटल में हुआ, किस गांव में हुआ, उसके गांव के प्रधान से लिखवा के लाओ। मतलब ऐसे करके जब ये पूछा जाएगा कि अच्छा अपने माता पिता की जानकारी लेके आओ, अब माता पिता तो यहां थे नहीं, अब अब्दुल तो पैदा हुआ ढाका के अंदर और उसे रहना है देहरादून के अंदर, वो कैसे लाएगा अपने माँ बाप की डॉक्यूमेंट, यहां दिक्कत हो जाएगी। और यूपी में क्या होगा, जब आप वापस से अपने डॉक्यूमेंट बनवाएंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे तो आप पे शक होगा, आप भागा दौड़ी करोगे, आप भागा दौड़ी करोगे तो आपको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। तो जिस तरीके से दोनों चीजों को एक साथ जोड़ दिया, ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मॉडल हो सकता है हर एक के लिए। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहा था मैं, कई जिलों में घूमा, तो कम से कम देखिए मैं पर्सनली ये कह सकता हूं, जिस तरीके से खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल से बहुत लोग भाग गए हैं, गांव के गांव बांग्लादेशी खाली हो गए हैं, तो कम से कम मैंने कुछ उस वेशभूषा के उस तरह के दिखने वाले लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखे हैं। कम से कम मुझे ऐसा लगा कि वो हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे बांग्लादेश ना भागे हों, कुछ ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश भी आ गए, अलग अलग राज्यों में भी आ गए हो। सरकारों को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ये मतलब एक तरीके से सजेशन है मेरा। लेकिन कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आधार की चोट दी है, आपका वैलिड बर्थ डॉक्यूमेंट ये नहीं माना जाएगा, इसके आधार पर डॉक्यूमेंट सारे फर्जी हैं, आप दोबारा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, सपोर्टिंग में नए डॉक्यूमेंट देंगे, और जब वो नहीं दे पाएंगे तो भैया आपके साथ क्या क्या हो सकता है ये सब समझ रहे हैं। यही हाल महाराष्ट्र के अंदर किया कि 2023 के बाद एक डेट है उसमें, उसके बाद जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट आधार के आधार पर बने हैं सारे के सारे इनवैलिड हैं। और उत्तर प्रदेश ने तो ये कह दिया कि सारे ही है, यानी कि जो 50 साल 60 साल 70 साल पहले उत्तर प्रदेश आया होगा, दिखा रहा होगा कि भैया मैं तो 1950 का रहने वाला हूं, उसको भी अब डॉक्यूमेंट देने हैं। तो जिस तरीके से, और उत्तर प्रदेश सरकार समझ रही थी कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जज साहब बैठ जाए, कोई ऐसी बेंच बैठ जाए, नहीं नहीं आधार भी ओके ओके कर दिया था ना बिहार के अंदर कार्यक्रम, तो उन्होंने पहले ही वो टंटा खत्म कर दिया कि भैया हमारे यहां तो मानने के ही नहीं, हम डॉक्यूमेंट ही नहीं बना रहे, और बिना आधार के बेसिस पे डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाएंगे, तुम आधार को लेके घूमते रहो, एक डॉक्यूमेंट से काम चलेगा नहीं। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लीग से हटकर जिस तरीके से स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो राजनीति हो वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिस तरीके से ये व्यक्ति आगे बढ़ता है काम को लेकर सजगता के साथ, निश्चित तौर पर जो दूसरे राज्य हैं उनके लिए एक नजीर है। अगर और कम से कम भाजपा शासित राज्य इस तरीके से काम करें तो एक बड़ा नंबर है जो अवैध रूप से भारत में रह रहा है, अवैध रूप से डॉक्यूमेंटेशन लेकर रह रहा है और भारतीय से ज्यादा भारतीय हो गया है, उसके ऊपर एक बड़ी चोट की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट हो या लखनऊ हो, दोनों जगह जिस तरीके से इन लोगों को चोट पड़ रही है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। ये एक तरीके से मेरा 100% विश्वास है एसआईआर की प्रक्रिया फिलहाल कहीं जाती नहीं दिखाई दे रही। देखिए कुछ ज्यादा बड़ा खेल हो जाए, ये जो फिक्सर हैं कुछ ज्यादा ही अंदर से कुछ कर दें तो बात अलग है, लेकिन कम से कम एसआईआर मुझे ऐसे ही चलती दिखाई दे रही है। कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का चेंज हो जाए तो बात अलग है। खैर इस पे जो भी अपडेट आती रहेंगी वो आप सबके साथ साझा करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।